नमस्ते बच्चों। आज का व्याख्यान होगा हमारा वाक्य दोष पर कि वाक्य में क्या क्या दोष होते हैं। तो वाक्य आपको परीक्षा में अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में से आप में जो आपको अशुद्धि को ढूंढकर उसको शुद्ध करना होता है। तो पहला जो दोष है वो है पद क्रम संबंधी दोष। पद क्रम संबंधी, हिंदी में पद एक निश्चित क्रम के तहत आते हैं। किसी और भाषा में वो क्रम बदल सकता है। हिंदी का क्रम होता है, पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और अंत में क्रिया आती है। तो ये क्रम रहता है पदों का। अब आप सोच सकते हैं सर ये तो पद तो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो पद शब्दों को ही कहते हैं, लेकिन पद वो कहलाते हैं जो वाक्य में प्रयोग होने वाले जो शब्द है उनको पद कहलाते हैं, क्योंकि उन शब्दों के पीछे कुछ न कुछ जुड़ता है और वो प्रत्यय के रूप में जुड़ सकता है या कुछ और योजक शब्द हो सकते हैं, वो जुड़ते हैं। जुड़कर वो एक क्रम बनाता है और उस क्रम में बनने पर वाक्य पूरा होता है। क्रम बनकर एक जगह समाप्त होता है तो वाक्य पूरा होता है। तो पद क्रम संबंधी दोष को आप दिमाग में रख लें कि शब्द क्रम संबंधी दोष भी इसको आप कह सकते हैं याद रखने के लिए। तो पद क्रम संबंधी पहला दोष है। हमारा हिंदी का जो पद क्रम है वो सबसे पहले आएगा कर्ता। कर्ता यानी जो काम को करता है, वो किसी का नाम हो सकता है। फिर आएगा कर्म। कर्म यानी जिसके लिए क्रिया की जाएगी वो कर्म होगा। और फिर अंत में क्रिया आएगी। जैसे मैं एक वाक्य बोलूं कि राम स्कूल जाएगा, मेरे सामने लिखा हुआ वाक्य है राम स्कूल जाएगा। यहाँ पर राम कौन है? कर्ता। स्कूल है कर्म और जाएगा वो है क्रिया। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, इनका एक लगातार क्रम में आना एक शुद्ध वाक्य की पहचान है। और कर्ता, कर्म, क्रिया की विशेषता बताने वाले विशेषण और क्रिया विशेषण कर्ता और कर्म से पहले आते हैं। ये ध्यान रहे कि कर्ता की कोई विशेषता है तो वो पहले आएगा। जैसे दशरथ पुत्र राम वन में गए, तो यहां दशरथ पुत्र विशेषता है किसकी? कर्ता की। राम कौन है? दशरथ पुत्र है। साधारण वाला राम नहीं है जो अपने मोहल्ले में मिलता है, अपने गली में जो राम रहता है वो राम नहीं है, वो दशरथ पुत्र राम है। तो इस तरह से कोई ना कोई जो विशेषता आएगी वो हमेशा कर्ता, कर्म और क्रिया से पहले आएगी। जैसे एक उदाहरण मेरे सामने लिखा है कि लंकापति रावण ने जनक लली सीता को भयभीत करना चाहा। लंकापति रावण यानी कौन? रावण जो लंका का स्वामी है, ने जनक लली सीता कौन? जो जनक की पुत्री है, को भयभीत करना चाहा। तो इस तरह से कर्ता, कर्म और क्रिया ये लगातार क्रम रहेगा। और अगर इनके विशेषण और क्रिया विशेषण आते हैं तो वो पहले कर्ता, कर्म और क्रिया से पहले आएंगे। ये ध्यान रखें। कभी कभार वाक्य में दो कर्म आने पर गौण कर्म को पहले और मुख्य कर्म को बाद में लिखा जाएगा। दो कर्म आने पर, मैंने भिखारी को रोटी दी, मैंने भिखारी को 2 रोटी दी। तो भिखारी को यहां पर गौण कर्म कौन है? भिखारी। करता है मैं या मैंने। और दूसरा जो मुख्य कर्म है वो है
दो, और दो रोटी, और दी ये क्रिया है, देना क्रिया है। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है, जैसे मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहा हूं, वैसे ही वाक्य है अध्यापक। तो अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। तो यहां पर एक कर्म तो छात्र है जो गौण है, और हिंदी पढ़ा या हिंदी पढ़ाना ये मुख्य कर्म है। पढ़ा रहा है ये क्रिया है, पढ़ा रहा है क्रिया। हिंदी मुख्य कर्म हो गया, छात्र यहाँ पर गौण कर्म हो गए, और पढ़ा रहा है यहाँ पर क्रिया हो गई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वनाम के साथ विशेषण का प्रयोग बाद में कर दें। सर्वनाम की विशेषता क्या है? जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द है वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम के का अगर कोई विशेषण है तो वो सर्वनाम के बाद में लगेगा। जैसे तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत चालाक हो, ये सर्वनाम के तुम के बाद में आया है। अगला है कि प्रश्नवाचक वाक्य में यदि प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में आता है तो क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले प्रयुक्त होगा। जैसे कि पूछे कि क्या तुम आज विद्यालय जाओगे, या तो इसका उत्तर होगा हाँ या होगा ना। जब ऐसा कोई हाँ और ना उत्तर की अपेक्षा रखने वाला कोई प्रश्नवाचक वाक्य हो तो क्या शब्द सर्वप्रथम आएगा? कृता से भी पहले आएगा। तो ये ध्यान रखा जाए। और शेष अगर बाकी क्या के अलावा बनने वाले जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वाक्य है वो सर्वनाम या क्रिया विशेषण का प्रयोग के पूर्व किया जाता है। जैसे तुम उसके घर क्यों गए थे, हाँ ना वाले जवाब वाले जो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है वहाँ तो क्या पहले आएगा, लेकिन इस वाक्य में क्यों बाद में आ रहा है। यह सर्वनाम या क्रिया विशेषण का प्रयोग के पूर्व किया जाता है कि तुम्हें उससे क्या लेना है, क्या कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखें। अगला है निषेधवाचक वाक्य। क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के पूर्व में किया जाता है। निषेधवाचक वाक्य में तुम उसके घर अब नहीं जा सकोगे, ये वाक्य है। निषेध है, नहीं आगे, निषेध यानी नेगेटिव। अंग्रेजी में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वही निषेधवाचक वाक्य हिंदी में कहलाए जाते हैं। कि क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के पूर्व किया जाता है। तुम उसके घर अब नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है? नहीं जा सकोगे। तो नहीं जा सकोगे से पहले नहीं लगाया है। अगला है निश्चयार्थक प्रश्नवाचक न सदैव क्रिया के बाद आता है। निश्चयार्थक जो अगर कोई प्रश्नवाचक हो, कभी कभार इस तरह के वाक्य भी बनते हैं जो बोलचाल में भी आते हैं, लिखने में भी आते हैं। प्रश्नवाचक न सदैव क्रिया के बाद आता है। तुम अब निश्चित हो ना, तुम अब निश्चित ये मिसप्रिंट छपा हुआ है। निश्चिंत, ये चिंत च के ऊपर मात्रा आनी थी इसलिए छपा हुआ इसमें मिसप्रिंट है। निश्चिंत हो न, कि तुम अब चिंता मुक्त हो ना, न सबसे अंत में आएगा। हो क्रिया है और निश्चिंत कर्म है, मुख्य कर्म। हो क्रिया है तो क्रिया के बाद में न आता है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग जब विशेषण के रूप में किया जाता है तब संबंधित संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है। सर्वनाम प्रश्नवाचक। कपिल किसका बच्चा है, राम किसका बेटा है, हरि किसका बेटा है, कोई भी वाक्य हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि विशेषण के रूप में किया जाता है तब संबंधित क्रिया से
संबंधित संज्ञा से पहले आता है, प्रयुक्त होता है। अब बच्चा, किसका, अब ये देख लो कि किसका, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम क्रिया संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है, तो ये इसमें पहले आया है। अगला है वाक्य में कर्ता और कर्म के मध्य अधिकरण, संप्रदान, अपादान आदि कारक के चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उसने चाकू से फल काटकर बीमार पिता को खिलाया, से को यहाँ पर कारक के परसर्ग है, कारक की विभक्तियाँ हैं, तो ये भी, इनका भी प्रयोग होना चाहिए। स्थानवाचक तथा कालवाचक क्रिया विशेषण कर्ता के ठीक पूर्व या पश्चात प्रयुक्त होते हैं। स्थानवाचक या कालवाचक, यहाँ राम अवश्य आएगा, राम यहाँ अवश्य आएगा। स्थानवाचक यहाँ, स्थान आ रहा ना, यहाँ अवश्य आएगा। तो ठीक पूर्व, कर्ता से ठीक पूर्व आया यहाँ पर, और से ठीक पूर्व या ठीक बाद में। बाद वाला वाक्य भी देख लीजिए, राम यहाँ अवश्य आएगा या यहाँ राम अवश्य आएगा। दोनों कर्ता के या तो पहले है या कर्ता के बाद में। आज मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा। दोनों रूपों में, एक कर्ता से पहले, एक कर्ता के बाद। अगला नियम है कि संबोधन और विस्मयबोधक अव्यय का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। संबोधन और विस्मयबोधक, मित्र मुझे क्षमा करना, अरे ये क्या हो रहा है। मित्र जिसको संबोधन किया जा रहा है, संबोधन है, अरे विस्मयबोधक है। ये क्या नियम कह रहे हैं कि वाक्य के आरंभ में किया जाता है, यानी वाक्य की शुरुआत ही या तो विस्मयबोधक से होगी या संबोधन से होगी। हे राम अब क्या होगा, ये विस्मयबोधक है। तो ये 11वां नियम हुआ। अगला नियम है पूर्वकालिक क्रिया समापिक क्रिया से पहले आती है। पूर्वकालिक क्रिया, वह खाना खाकर जाएगा, वह खाना खाकर जाएगा, खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। समापक क्रिया क्या है, जाना है। तो खाकर पूर्वकालिक क्रिया हुई, इसलिए समापिका क्रिया से पहले आ गई। ये तो नियम है। जो क्रिया बाद में पूरी होने वाली है वो बाद में आएगी, जो क्रिया पहले पूरी होने वाली है वो पहले आएगी, ऐसा भी होता है। तो इसलिए ये भी ध्यान में। मैं तो मर ही तक, ये शब्द है, मैं तो मर ही तक तथा मात्र उन शब्दों के बाद लगाए जाते हैं जिन पर इनके कारण अवधारणा होती है। उनके स्थान परिवर्तन से अर्थ बदल जाता है। हम भी लखनऊ जाएंगे, जैसे भी शब्द आया था ना, हम भी लखनऊ जाएंगे, हम लखनऊ भी जाएंगे, स्थान बदल दिया मैंने भी का। हम भी लखनऊ जाएंगे, हम लखनऊ भी जाएंगे, अर्थ बदला। तो इसलिए जिनके कारण अवधारणा होती है, जैसे लखनऊ जाएंगे, हम भी लखनऊ जाएंगे, तो यहाँ ये हम लखनऊ भी जाएंगे, अगर ये बात कहनी है तो भी बाद में आएगा। और पहले लगाने पे क्या होगा, हम लखनऊ भी जाएंगे, यानी वो जगह भी जाएंगे और लखनऊ भी जाएंगे। ये साधारण सी बात है। हम लखनऊ भी जाएंगे तो बात पुख्ता है कि हम लखनऊ भी जाएंगे, और छूट जगह जाए न जाए लखनऊ भी जाएंगे। तो ये है कि इसके बाद में भी, मैं तो मर ही तक, ये आदि शब्द है, इनको हमेशा उन शब्दों के बाद लगाया जाता है जिन पर इनके कारण अवधारण होता है। जैसे यहाँ लखनऊ की के बाद लगाने से अर्थ ज़्यादा सटीक हुआ, अर्थ उससे पहले लगाने से वो बात नहीं बनती है, वहाँ पर प्रभाव इतना नहीं रहता है। इसलिए इनके स्थान बदलते ही अर्थ में बदलाव आ जाता है। अगला है नहीं और मत,
अव्यय निकटवर्ती क्रिया से पहले या बाद में आते हैं। नहीं और मत, निकटवर्ती क्रिया, जो भी क्रिया इनके निकट में हो, या तो पहले आएंगे या बाद में आएंगे। जैसे मोहन यहां नहीं आया, और मोहन यहां आया तक नहीं। मोहन यहां नहीं आया, मोहन यहां आया तक नहीं, एक पहले एक बाद में। यहां पर एक यहां नहीं, ये बाद वाला है, और मोहन यहां आया तक नहीं, ये पहले वाला है। तो ये दोनों अलग अलग स्थान है कि या तो ये निकटवर्ती क्रिया से पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो ये पहला दोष जो वाक्य में होता है वो पद क्रम का, कि पद को समझे हैं कि वो शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने योग्य हैं वो शब्द पद कहलाते हैं, जिनमें कोई प्रत्यय, कोई प्रसर्ग जुड़कर उनको वाक्य में प्रयोग होने लायक उसमें योग्यता पैदा कर देता है। अब है अन्वय संबंधी दोष। अन्वय संबंध का अर्थ है परस्पर संबंध। अन्वय का मतलब है संबंध, रिलेशन, जुड़ाव। हम एक शब्द, पहला शब्द और दूसरे शब्द में अगर कोई संबंध नहीं है और उनका प्रयोग साथ साथ कर दें तो अर्थ नहीं निकलेगा, वाक्य नहीं बनेगा, वाक्य दोषपूर्ण हो जाएगा। तो उन शब्दों में आपस में संबंध भी होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, लिंग, वचन और काल और पुरुष के परस्पर संगति स्थापित करने को अन्वय कहते हैं। कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार और पुरुष के अनुसार, तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इनको हमेशा ध्यान में रखते हुए ही हमें वाक्य में शब्दों का स्थान निर्धारित करना है। और इन संगति जो इनकी होती है, परस्पर आपस में जो संगति होती है, वो ही अन्वय कहलाती है। इनके कुछ नियम है जिनके बारे में हम बात करते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय। आज वैसे ये एक नियम पे ही हम रोक देते हैं, क्योंकि कल बड़ा ये आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आज इसी को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि और फिर अगला ये नियम अगले व्याख्यान में करेंगे।